नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं मनोज पांडे। आप सबको पता है कि कल ईडी ने एक साथ करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की और जहां जहां छापेमारी हुई बताया यही गया कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद ही करीबी लोग हैं। सबसे पहले जो नाम निकलकर सामने आया वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, उसके बाद साहेबगंज के डीसी राम निवास यादव, उसके बाद विनोद कुमार सिंह जो आर्किटेक्ट हैं, और पिंटू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों के मित्र भी बताए जाते हैं। इसके साथ साथ देवघर में, साहेबगंज में, राजस्थान में, बंगाल में कई जगह पर छापेमारी ईडी ने की। कल दिन भर सबकी नज़र इस बात पर टिकी रही कि आखिर इस छापेमारी से क्या कुछ बरामद हुआ। ये जानकारी ऑफिशियल तौर पर कब तक सामने आएगी। आज अब से थोड़ी ही देर पहले ईडी के तरफ से एक ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल प्रेस रिलीज, ऑफिशियल ट्वीट आ गया है और बताया गया है कि आखिर कल जो छापेमारी हुई वो छापेमारी क्यों हुई और कल की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है। आज इसी मसले पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही इस मसले पर भी बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जब से गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से झारखंड की राजनीति जो है काफ़ी गर्मा गई थी। नए साल की शुरुआत जो है राजनीतिक गहमा गहमी के साथ हुई, लेकिन कल की छापेमारी खत्म होने के बाद, मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी दल के विधायक की बैठक खत्म होने के बाद आज दिन भर अचानक से खामोशी छाई रही। ऐसा लगा कि सब कुछ शांत सा हो गया है। लेकिन क्या सचमुच में ये शांति है या फिर तूफान आने से पहले की ये शांति है? इसी मसले पर बात करेंगे। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें, पांडे जी से उसका जवाब आप तक पहुंचा सकें। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ईडी के तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है, उसमें क्या कुछ है। पांडे जी, आपने पूरा प्रेस रिलीज पढ़ा, बहुत लंबा सा है, क्या कुछ है उसमें खास बातें? अब तक तो यही बात निकल के सामने आई थी कि साहेबगंज के डीसी के आवास से कैश और कुछ कारतूस बरामद हुआ था। उसके बाद विनोद सिंह के पिस्का मोड़ स्थित रांची के आवास पर जो छापेमारी हुई थी वहाँ से कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा क्या कुछ हुआ? ऑफिशियल तौर पे कितना पैसा बताया गया है? ऑफिशियल तौर पे 36.99 लाख रुपया बताया टोटल मिला के कल की छापेमारी से 36 लाख रुपए से अधिक बरामद। हाँ, और उसमें वो सेग्रीगेट नहीं किए हैं। सिर्फ वो लोग ये कह रहे हैं कि 7 कुछ लाख रुपया साहेबगंज के डीसी के यहाँ से मिला है, बंदूक की गोली मिली है, पिस्टल की, और कुछ खोखा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा उन लोगों ने बताया है कि कहाँ कहाँ छापेमारी हुई और वो बताया है कि ये क्यों छापेमारी की गई। तो छापेमारी वो लोग बता रहे इलीगल माइनिंग से संबंधित ये छापेमारी थी। वो कह रहे हैं कि ये फिलहाल मामला चला गया है सीबीआई के पास झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन ST/SC एक्ट के तहत जो मामला दर्ज था उससे भी किया गया है। ये अभी तक का जो 30 सर्च यहाँ जो सर्च हुआ है, 30 बेनामी अकाउंट मिले, मतलब पासबुक वगैरह, तो उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक 51 सर्च किया गया है, तो उसको बताया गया है कि भाई इतना है। जो 1000 करोड़ का इलीगल माइनिंग का बात था, तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब इसकी जांच की, जिला प्रशासन, फॉरेस्ट, माइनिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, ये सब जब हम लोगों ने मिलकर जांच किया, 20 से अधिक जगह पर इलीगल माइनिंग हो रही थी और 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट ज़्यादा मतलब अवैध उत्खनन हुआ है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 1250 करोड़ बनता है। तो कल तक जो 1000 करोड़ की बात आ रही थी, अब वो बढ़कर 1250 करोड़ तक बात, 250 करोड़ और बढ़ा। हाँ, 250 करोड़ तक का वो बोल रहे हैं कि मार्केट मतलब अप्रॉक्स इतना मार्केट वैल्यू होता है अगर उसका खनन का देखा जाए। और बताया जा रहा है कि भाई किंग पिन जो थे इलीगल माइनिंग के, वो पंकज मिश्रा ही हैं, जो 19/7 को अरेस्ट हो चुके हैं और वो फिलहाल
जुडिशियल कस्टडी में 19/7/2022। हाँ, 19/7/2022 को वो अरेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद से वो जुडिशियल कस्टडी में है और लगातार हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। यही उन लोगों ने आज का जो ये ऑफिशियल बयान आया, इसके अनुसार क्या लगता है कि अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या जिन लोगों की यहाँ छापेमारी हुई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सबकी नज़र इस बात पर थी कि अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, उनके यहाँ जो छापेमारी हुई क्या मिला? इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि उनके यहाँ कुछ भी नहीं मिला। वो लिख रहे हैं फाइल कागज, वो सामान्य तौर पे कि डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मतलब वहाँ से क्या मिला ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो अब वो जितने भी जब्ती सूची बनेगा सामान लेकर आएंगे या जो डिवाइस मिला उसका वो लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसमें जो डाउटफुल आता है उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन के लिए बुलाया जाएगा। जिससे बात हुआ है, मान लीजिए वैसा टर्म्स कंडीशन लगा कि ये संदिग्ध व्यक्ति हैं, तो उनको बुला के फिर पूछताछ किया जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी चार्जशीट डाला जाता है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से पंकज मिश्रा को किंगपिन बताया जा रहा है, तो ये यकीन मानिए जो कल का रेड हुआ या जो पहले वो लोग दे रहे हैं कि 50-51 रेड हो चुके हैं अलग अलग जगह पे, उन सबको एक दूसरे से चैन लिंकअप करना पड़ता है और एक बनाना पड़ता है कि ये है इसका सिस्टम सीक्वेंसेस कि यहाँ से इलीगल माइनिंग हुआ, यहाँ से ट्रक वाले आए, यहाँ से पत्थर उठा, इस राज्य में गया, इतना पैसा आया, इस अकाउंट में आया, फिर उसको वहाँ बांटा गया। ये एक तरीके से पूरी स्टोरी तैयार करनी पड़ती है और हर स्टोरी के पीछे आपका तर्क और सर्कमस्टांशियल एविडेंस देना पड़ता है। उसके बाद गवाहों के बयान देने पड़ते हैं, तब वो जाकर चार्जशीट होता है। लेकिन कल की छापेमारी जिस तरह से हुई, सबको लग रहा था कि कुछ होगा, कुछ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि ईडी का जो प्रेस रिलीज है, ऑफिशियल बयान है, उसको पढ़िएगा तो रोशन नाम के व्यक्ति जो निवारनपुर में रहते हैं, उनके घर पर जो छापेमारी हुई उनके नाम का जिक्र भी नहीं है। अब कहा यही जा रहा है, चर्चा यही है कि जो छोटे कद के नेता हैं या फिर मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके घर तक भी ईडी की टीम पहुंच गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप खंगाल लिए, कुछ नहीं मिला। आप मतलब ज़बरदस्ती कुछ खोजना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। विपक्ष ऐसा, मतलब जो केंद्र के हिसाब से जो यहाँ पर विपक्ष है वो ऐसा बोल रहा है। नहीं तो ये इसको कैसे सत्यापित करेंगे? भले ही नाम मान लीजिए विनोद सिंह का नहीं नाम दिया गया, रोशन जी का नाम नहीं दिया गया, अवधेश का नाम नहीं दिया हाँ गया। तो ये सब जो छापेमारी हुई वो आपको हाईलाइट वो उन्होंने किसको किया है? पिंटू जी को और डीसी को। तो अब वो दोनों को ही लोग जानते हैं, बाकी कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे क्या मतलब है? आप जिनके यहाँ छापेमारी किए उसका लिस्ट दीजिएगा ना कि आप इनके यहाँ गए, क्या मिला नहीं मिला। नहीं, वो पूरा स्पेसिफिक एक एक चीज़ का वैसा प्रेस ब्रीफिंग इन लोगों ने नहीं किया। ये लोगों ने बताया कि इन राज्यों में हमने छापेमारी की, इलीगल माइनिंग से संबंधित छापेमारी की, उसमें किंगपिन ये थे, ये अरेस्टेड हैं, इन टोटल पैसा इतना मिला, इतना कारतूस मिला, और साहेबगंज डीसी के यहाँ इतना पैसा मिला और इन कारतूस मिला, और उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो देखिए, वो तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रांची का विधायक ही कोई कांड करे और विज्ञप्ति बनाना हो, तो दिल्ली में बैठा आदमी जो है वो एकदम साधारण तरीके से इशू भी नहीं करेगा, और वही झारखंड के पत्रकार खबर बनाएंगे तो उस विधायक के नाम से खबर बनाएंगे, और दिल्ली उल्ली में बैठे हुए लोग भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम करके भी खबर बनाएंगे। तो ईडी की नज़र में कौन महत्वपूर्ण है? वो हो सकता है उनके पीआरओ का प्रेस ब्रीफिंग करने का तरीका। लेकिन सबसे पहले बात आप ये समझिए कि ईडी की कई छापेमारी के बाद ये लगभग संभवतः पहला मौका है कि इतना तुरंत ब्रीफिंग भी आ गया। कल जब अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर से ईडी की टीम निकल रही थी, हम लोग वहाँ मौजूद थे, पत्रकार उनसे लगातार पूछ रहे थे कि बताइए क्या मिला क्या मिला। वो तो पहले कुछ बोलने से इनकार करते रहे, लेकिन अंतिम में उन्होंने कहा कि कल आप लोगों को ब्रीफिंग कर दिया जाएगा। तो ब्रीफिंग तो कर दिया गया। उनसे लगातार ये पूछा गया कि क्या कल भी रेड होगा, कल भी ये छापेमारी जारी रहेगी? तो उन्होंने कहा था हाँ। मुझे लगता है कि हाँ, वो प्रेस रिलीज जारी करने के मामले में कहा था। और आज छापेमारी जो है सिर्फ रोसपा टावर में जो विनोद सिंह
का ऑफिस है, दफ्तर है, उसको सील किया गया था, उसको खोलकर अभी वहाँ पर छापेमारी चल रही है। तो हो सकता है कि उस सिलसिले में कहा था। अब मेरा सवाल ये है कि कल 2 जगह सबकी निगाहें टिकी रही, एक तो छापेमारी पर और दूसरा मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी। तो छापेमारी का तो ऑफिशियल बयान आ गया कि क्या मिला, नहीं मिला, क्यों छापेमारी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई थी उसके बाद जो नेताओं के बयान आए, क्या लगता है कि सचमुच में बैठक में सिर्फ वही हुआ या फिर जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब सभी कल की बैठक के बाद मिल चुका है? देखिए, बैठक में तो वही हुआ, लेकिन वो लबो-लब आप बता रहे थे। अगर मीडिया वाले से बात कर रहे थे सारे विधायक और मंत्री, तो वो सिर्फ लबो-लब आप बता रहे थे कि भाई ये चीज़ हुआ। लेकिन देखिए, पर हम थोड़ा दर्शकों को और क्लियर कर देते हैं। सब कुछ का मुद्दा फंसा है तारीख पर, कि तारीख क्या माना जाएगा, यही है किनपिन। कौन तारीख? सरकार के गठन का क्या तारीख माना जाएगा। जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि 23 तारीख को ही माना जाएगा, जिस दिन काउंटिंग हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया। हाँ, और या फिर 29 तारीख को जिस दिन मुख्यमंत्री और बाकी 3 मंत्रियों ने शपथ लिया, उसको माना जाएगा। या जो मुख्यमंत्री का दावा है कि 5 तारीख को विधानसभा का सत्र में पहला बैठक हुआ और वहाँ पे विधायकों ने शपथ लिया, उसको तारीख माना जाएगा। अब आप समझिए, चुनाव आयोग ये कर सकता है कि 1 साल या उससे कम समय है तो चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा सकता, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल से थोड़ा सा भी समय बाकी है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। अब मामला समझिए, एक लिफाफा राजभवन में पड़ा हुआ है। राजभवन में जो लिफाफा पड़ा हुआ है, अगर उसमें मान भी लेते हैं कि मुख्यमंत्री की सदस्यता गई है, तो वो क्यों नहीं खुल रहा था। जेएमएम उस पर काम की और लीगल टीम जो हेमंत सोरेन के हैं उस पर काम की। तो पता चला कि अगर 1 साल का ये अगर टर्म पूरा करने के बाद वो लिफाफा खोला जाएगा, तब फिर वो काम के लायक लिफाफा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल के बाद, 1 साल अगर मुख्यमंत्री के अनुसार से भी माने, उनकी लीगल टीम के से भी माने, तो 5 तारीख को 1 साल पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 तारीख के बाद अगर वो लिफाफा खुलता तो बरहेट सीट तो खाली हो जाता, मुख्यमंत्री विधायक भी नहीं रहते, पर वो तुरंत मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ये कहते कि भैया वहाँ तो चुनाव होगा ही नहीं, और उसी को शपथ दिलाया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बिना चुनाव के, जहाँ संभावना दिखे कि यहाँ 6 महीने में ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी की वजह से 31 तारीख को इस्तीफा दिला दिया गया। दरअसल वो अपनी पत्नी के लिए वो इस्तीफा नहीं दिलाए थे, भले मीडिया में खबर चली, अलग अलग बयान, वो मुख्यमंत्री ने अपने लिए वो इस्तीफा दिलाया था। अब वो क्या है कि मुख्यमंत्री की गणना के अनुसार वो 1 साल 5 दिन हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बाध्य हो जाएगा चुनाव कराने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, मैं आज सुबह से 32 वकीलों से और कम से कम 8 संविधान विशेषज्ञों से भी बात किया, जो अपने आप मतलब डिक्लेयर्ड है, सोसाइटी में वेल रिनाउंड है, सबकी अलग अलग राय है, कायम है। लेकिन जब चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार गठन का दिन आप अगर 29 कह सकते हैं, लेकिन विधायकों की सैलरी का दिन किस दिन से तैयार हो रहा है। अगर वो 5 तारीख को शपथ लिए, उस दिन से उनका सैलरी पेमेंट हो रहा है तो उसी दिन से माना जाएगा। अगर वो लोग 29 तारीख से मान रहे हैं तो वो किया जाएगा। लेकिन एक और नया पेच है, एक पुणे में कोई विधानसभा का सीट था जहां पर उपचुनाव के लिए वो सीट खाली था और 1.5 साल का टर्म था, और चुनाव आयोग ने उसका इलेक्शन नहीं कराया। और जबकि उसके बाद चुनाव आयोग खाली हुए सीट में कई जगह बिहार, मध्य प्रदेश या कई जगह उपचुनाव करा दिया और पुणे का वो सीट छोड़ दिया। उस फैसले के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ वहाँ के लोग पिटीशन दिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि भैया आप यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं कराएं, तो उन्होंने एमएचए का हवाला दिया, मिनिस्ट्री का,
कि भाई एमएचए ने कहा कि वहाँ कराना अभी संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने चुनाव, हाई कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया, कहा कि मणिपुर जैसे हालात तो नहीं थे आपने, और लेकिन उस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला अभी तक लंबित है, चल रहा है। आज निशिकांत दुबे ने भी भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है और वही मुंबई हाईकोर्ट का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन तो वो डेट पे है, वो डेट पे ही है। जो बाबूलाल मरांडी ने जिस पत्र को लिखा है राजभवन को और 23 तारीख का डेट बता रहे हैं, हेमंत सोरेन भी डेट बता रहे हैं, लेकिन वो 5 तारीख का बता रहे हैं, इसीलिए वो एक साल पहले। सवाल बड़ा ये है कि ये सब तैयारी क्यों? अब बताता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है किन शर्तों पे? मात्र और मात्र 2 शर्त हैं। वो एक कि ईडी उनको अरेस्ट कर ले तब, या राजभवन का लिफाफा खुल जाए तब। किस मामले में? किस मामले में मतलब जो कि अवैध खनन का मामला है, जमीन वाला मामला है, खान वाला मामला है। अब तो जिस दिन ईडी अरेस्ट करेगी, फिलहाल जो सम्मन आ रहा है वो तो यही है कि भाई जमीन से संबंधित मामले में बुलाया जा रहा है। बरियातू वाला। हाँ, बरियातू नहीं, और भी जो है वो क्लियर नहीं कर रही है ईडी। वो कह रही जमीन घोटाले से संबंधित आपको बुलाया जा रहा है, जो वो भानु प्रताप धराए हैं उनसे संबंधित पूछताछ करनी है। तो या तो वो अरेस्ट हो जाए हेमंत सोरेन, तब वो सीट खाली होगी, या फिर राजभवन का लिफाफा खुल जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी लीगल टीम को 100% यकीन ही नहीं, मतलब अकुंठ विश्वास है कि ईडी उनको अरेस्ट नहीं करेगी। इसीलिए उन लोगों ने अभी तक ईडी के न्यायालय में कैविएट दायर नहीं किया है कि अगर ईडी जाएगी वारंट लेने तो कैविएट दायर रहेगा तो मुख्यमंत्री का पहले पक्ष सुनेगी, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, वो लोग कर रहे हैं कि ये सिर्फ हल्ला होगा, सिर्फ डराया जाएगा, हमको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कन्फर्म उन लोगों के अंदर विश्वास है इस बात का। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है अगर पॉलिटिकल रूप से देखें तो बीजेपी मुख्यमंत्री को सहानुभूति मिलेगी अगर अरेस्टिंग हो जाएगी। तो अब कल के बाद से ही मिलनी शुरू हो चुकी है, जैसा मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स वगैरह पढ़ा। हाँ, तो वो एक विषय अगर है या क्या विषय है, अभी उनकी अरेस्टिंग अगर नहीं करेंगे तब तो उनकी उनका सीट सुरक्षित है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जो समय बता रहे हैं वही समय फाइनल हुआ तो अब लिफाफा भी नहीं खुलेगा आजीवन, क्योंकि लिफाफा खोल के क्या फायदा होगा। अगर मुख्यमंत्री का समय सटीक है तो अगर मान लीजिए 10 बजे दिन में लिफाफा खुला, 11 उन्होंने कहा 3 घंटे के अंदर विधायकों को रहने की, आप रांची से दूरी 3 घंटे के अंदर तक का रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 घंटे के बाद फिर मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे दल बल के साथ, अपने विधायकों के साथ गवर्नर हाउस, और कहेंगे कि आप मेरा शपथ करा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है कि ड्राफ्ट तैयार करके जो आया फिर चुनाव आयोग को ही वापस किया गया है जो खबर है, और चुनाव आयोग राज्य में जो स्पीकर हैं उनको वो सूचित करेगा कि इस कारण से मुख्यमंत्री की सदस्यता समाप्त होती है। तो चुनाव स्पीकर को संदेश देना होगा मुख्यमंत्री को। तो अब फिर ये जाएंगे कि भाई हम फिर से विधायक दल के नेता चुने गए हैं, आप शपथ दिला दिए। उस समय गवर्नर ये नहीं कह सकेंगे, अगर मुख्यमंत्री का डेट सही है, कि हम आपको इस्तीफा नहीं दिलाएंगे। अगर मुख्यमंत्री का जो आकलन है और उनकी लीगल टीम का कि 1 साल पूरा 5 तारीख को होगा, तब तो फिर उनको शपथ दिलाना पड़ेगा और फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसको जिसको वो मंत्री बनाएंगे। मतलब कुल मिला के सबकी नज़र लिफाफा और ईडी की कार्रवाई पर अब टिकी हुई है कि वो आगे क्या स्टेप लेते हैं, उसके बाद फिर झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होगी। ना लिफाफे पे टिका है, ना ईडी पे टिका है। हाँ। मात्र और मात्र एक डेट पे टिका है कि वो डेट क्या है 1 साल का, वो 23 तारीख है। तो ये क्लियर कौन करेगा? ये तो अब देखिए, अब 2 पार्टी अगर आपस में फ्रैक्शन करेगी, यहाँ से स्टेट इलेक्शन कमीशन तो वो सेंट्रल को भेज चुकी है। वो सिंपल प्रोसेस है कि भाई आप किसी के पास आएगा तो उसका जो प्रोसेस आप भेज दीजिए, वो ऊपर बैठ के डिसाइड कर लेंगे जोड़ के कि कराना है कि नहीं चुनाव कराना है। अब इसमें 2 फ्रैक्शन है। अगर मुख्यमंत्री कहेंगे कि 1 साल 5 तारीख को पूरा है
और राजभवन ये कहेगा कि नहीं 23 तारीख को पुर रहा है, तो ये दोनों फ्रैक्शन हुआ बातों में, तो ये मामला न्यायालय में चला जाएगा, न्यायालय तय करेगा। लेकिन इस बीच जो समय बचेगा उसका क्या होगा? तो वर्किंग सीएम इनको बना के रखेंगे, एक वर्किंग सीएम बना के रखेंगे, या फिर न्यायालय में तुरंत फैसला होगा, या फिर अब फिर से ये पूछा जाएगा चुनाव आयोग से ही कि भैया आप ही बताइए डेट क्या होगा 1 साल काउंटिंग करने का, तभी तो शपथ होगा या नहीं होगा। तो इस दौरान अगर बाय द वे चांस, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जो आकलन कर रहे हैं वो गलत हुआ, तो लिफाफा खुलेगा लेकिन मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाएंगे। तो अब क्या होगा? एक विकल्प, फिर भी सरकार बनी रहेगी, जो तमाम इलेक्टेड विधायक हैं उन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री बनना होगा। अब कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, वैसा आदमी जो वर्तमान में विधायक नहीं हो, अगर मुख्यमंत्री का डेट का कैलकुलेशन गलत हुआ तो अब सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, डेट क्या है। अच्छा, ये मैं अभी इंटरव्यू आपका देख रहा था, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने एक बात कही कि 2 राज्यपाल बदल गए और एक पन्ने का लिफाफा में जो लेटर है वो 2 राज्यपाल मिलकर नहीं पढ़ पाए। राजभवन में सोचिए कि वो कह रहे थे कि जिस तरह से राज्यपाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके यहाँ सोचिए कि कोई आवेदन आया, आप उसको 1 साल 1.5 साल में खोलकर पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत वाजिब सवाल है। तो इसी सवाल का तो जवाब मिला इस्तीफा। मुख्यमंत्री दिया जवाब, बता रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री के भी मन में यही सवाल था कि लिफाफा क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। लीगल ओपिनियन लिया तो कहा गया कि लिफाफा 1 साल से कम समय बचेगा तब खुल सकता है, क्योंकि आप फिर चुनाव नहीं लड़ पाइएगा, आपको शपथ दिलाने के लिए राजभवन बाध्य नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि ये पॉलिटिकली पूरा ये गेम प्लान है। अब ये है कि अगर 1 साल का डेट हो गया, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वही, ये तो इसीलिए तो राजभवन पे वो जो आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये पूरा मामला। तो अगर 1 साल मुख्यमंत्री वाला टाई अप हो गया डेट, तब फिर लिफाफा खोल के क्या फायदा हो सकता है? लिफाफा आजीवन ना खुले, तब तो वो लिफाफा धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि अगर 10 बजे है मुख्यमंत्री की, अगर सदस्यता जाएगी 11 बजे, फिर वो बन जाएंगे अगर 5 तारीख का डेट वो कैलकुलेट करते हैं और वही सही है तो ठीक है। या हो सकता है कि अब चूंकि राजभवन में चला गया है तो राजभवन एक ओपिनियन मांगे चुनाव आयोग से कि क्या डेट को 1 साल माना जाएगा, कब तक है। तो इसमें एक अब क्या समीकरण है, क्योंकि और इसके अलावा एक और है मुद्दा, आप समझिए। जब पुणे में 1.5 साल का भी समय था और चुनाव आयोग ने ये कह के नहीं चुनाव कराया कि एमएचए का रिपोर्ट था इसलिए हम लोगों ने नहीं कराया, हालांकि वो हाई कोर्ट से खारिज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई योग्य मतलब चल रहा है। तो अब उस तरीके का अगर कुछ हो जाए कि हाँ ठीक है 1 साल है, पर चुनाव आयोग कह देगा कि हम मतलब नहीं मिला के कहना आप ये चाह रहे हैं कि अब ईडी और राजभवन पर नहीं बल्कि डेट पर सबकी निगाहें टिकी है और डेट ही आगे अब तय करेगा। हाँ। इस बात पर भी ध्यान नहीं है कि राज्यपाल जो है छुट्टी पर है, वो 8 तारीख को लौटेंगे, मतलब 8 तारीख पर भी ध्यान नहीं है किसी का? नहीं, क्यों 8? देखिए अगर मुख्यमंत्री का डेट सही है तो 6 तारीख के बाद मुख्यमंत्री की मतलब वो नींद खुलेगी इस मुद्दे पर। 6 तक तो वो निश्चिंत होकर सो रहे हैं। 6 तारीख को 1 साल वाला टाइमिंग पूरा हो जा रहा है मुख्यमंत्री के अनुसार, ठीक है। तो अगर वो है तो 6 के बाद फिर खोल के भी फायदा क्या होगा, ये एक बात है। तो फिर क्यों खोलने का कोई कष्ट करेगा? अगर लगेगा कि नहीं ये कंफर्म है कि 23 तारीख का ही डेट माना जाएगा तो तुरंत लिफाफा खुलेगा और लिफाफा खुल जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले पाएंगे। जेएमएम को एक नए विधायक दल का नेता चुनना पड़ेगा और पूरा इंडिया अलायंस को, और वो वर्तमान में विधायक होना चाहिए। तो फिर उनका जो इस्तीफा दिए हैं वो भी बेकार चला जाएगा और ये पूरा एक्सरसाइज भी। इसीलिए इसको कहा गया था प्रिकॉशनरी मेजर इस्तीफा देने का, कि एक विकल्प लेके अगर मान लीजिए ये इस्तीफा नहीं देते और 6 तारीख के बाद लिफाफा खुल जाता
तब तो गवर्नर बाध्य नहीं थे इनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने के लिए, बोलते कि आप कहीं से चुनाव ही नहीं लड़ पाइएगा तो फिर आपको क्यों शपथ दिलाएं। तो ये सारा डेट का खेल है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आज दिन भर जिस तरह से खामोशी छाई रही, अभी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह झारखंड की राजनीति में खामोशी रहेगी। 7 तारीख तक राजभवन, जब तक राज्यपाल नहीं आ रहे, राज्यपाल 7 तारीख को शाम तक संभवतः आ रहे हैं, तब तक खामोशी ही रहेगी, कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, अब इतना कोई डेयरिंग कर ले कि भाई हम जा रहे हैं, ईडी अगर चली जाए न्यायालय में कि भाई अरेस्ट वारंट दीजिए, जो मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी वकील जो हैं, जो उनका पूरा लीगल टीम देख रहा है, वो 100% श्योर है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं तो वो कैविएट दायर करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि भले छापेमारी हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए, भविष्य के लिए एक चीज़ थोड़ा मेरे लिए चिंताजनक है, वो ये है कि क्या चार्जशीट कर दिया जाएगा क्या। तो चार्जशीटेड होगा तो कोई ये बाध्य नहीं है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, लेकिन उसको भाजपा पूरी तरीके से भजाएगी कि चार्जशीटेड मुख्यमंत्री हैं, चार्जशीटेड मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीटेड है। तो लेकिन कुछ असर होगा, क्योंकि तो ये देश भर में हो रहा है। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कल उन्होंने ईडी को जो जवाब दिया, वो शब्द भले ही अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए थे, लेकिन लग रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्टाइल में लिखा गया। इससे पहले आप देखिए कि तेजस्वी यादव को लगातार समन हो रहा है, तो ये तो जितने विपक्ष के नेता हैं सबको हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद चिंता है, तो आम आदमी तक ये बात पहुंच चुकी है। उसके बाद की चिंता है मुझे, जब झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा। अगर चार्जशीटेड कन्विक्शन में बदल जाता है तब की परिस्थिति तो दुखदाई होगी मुख्यमंत्री के लिए। अगर कन्विक्शन हो जाएगा तब तो फिर मतलब एक तरीके से यूं कहे कि पॉलिटिकल डेथ वाली बात हो जाती है। लेकिन वो समय अभी बहुत बाकी है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को लग रहा होगा कि अगली बार मोदी नहीं आएंगे, अगली बार फिर हम झारखंड में आएंगे और सरकार आएगी। तो वो तो बोल ही रहे हैं, हर एक मंच से बोल रहे हैं। हाँ, तो वो जो कह रहे हैं, लेकिन कई बार होता है आदमी, आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा स्वर्गीय जो हमारे कमल किशोर भगत जी थे, वो उन पे आरोप था, उनकी सदस्यता गई, और उस समय गृह मंत्री कौन थे जब झारखंड का पहला बटा हुआ? सुदेश महतो जी। जब सत्ता मिलता है लोग भूल जाते हैं, लेकिन सरकारी प्रोसेस धीरे धीरे काम करता रहता है। कल कांग्रेस की अगर सरकार बन गई, ईडी तो अभी जो रिपोर्ट तैयार कर रही होगी वही फाइनल है। कोर्ट में फिर उसको ईडी पूरी ताकत से लगेगी कि जो हमने कहा है केस के आईओ ने, उसको सर्कमस्टांशियली एविडेंस से प्रूफ करें। अगर कांग्रेस की सरकार रहते ये कन्विक्टेड हो जाएंगे तब फिर। तो इसलिए ये दो तरफा गेम है, पॉलिटिकली राइट, लीगली राइट, दोनों में, पॉलिटिकली डेथ या लीगली डेथ। तो ये समझना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं कि हमको पॉलिटिकली राइट रहना है, मतलब कि हम सत्ता पे बने रहें, लोकसभा में मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएं और अगली बार हम फिर आ जाएं। तो ये सारा प्रोसेस है, तो वो मानकर चल रहे हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि भाई इनको दोनों तरह से ठीक होना चाहिए, लीगली भी उतना ही टाइट और पॉलिटिकली भी। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री के लीगल एडवाइजर हैं, ये 1 साल वाला जो डेट का कैलकुलेशन है ये शानदार था। मैं एज ए पत्रकार इसका कैलकुलेशन उसी दिन शुरू किया जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। उससे पहले तक मेरे दिमाग में किसी कोने में ये चल भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि लिफाफा में शायद वैसा कुछ ना हो इस वजह से। लेकिन लिफाफा खोलने की अवधि जो कैलकुलेट की गई कि क्यों नहीं खुल रहा है, लगता है 1 साल पार हो जाएगा तब खुलेगा। ये जैसे स्ट्राइक किया मुख्यमंत्री के लीगल टीम को, तुरंत इस्तीफा दिलवा दिया। ताकि चर्चा यहाँ इस बात की भी है कि ये जो लिफाफा इस्तीफा दिलवाया गया गांडे विधायक सरफराज अहमद से, कि ये पूरी तरह से गुप्त रखना था, ये मीडिया में नहीं आना था। जैसे ही इधर से लिफाफा खुलता उधर से पता चलता कि इस्तीफा तो इतना तारीख को पहले ही हो चुका है, लेकिन ये गलती से लीक हो गया। ये रॉन्ग है इन्फॉर्मेशन। हाँ। इसको कभी नहीं सरकार रखेगी, बल्कि कोई भी इसको बढ़ा चढ़ा के करता। क्यों? क्योंकि अब इससे
चुनाव आयोग पे सवाल उठेगा कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। इसी वजह से स्पीकर खड़े होकर भाषण मतलब सबको बाइट दिया कि हाँ मैंने इस्तीफा स्वीकार किया है। वो आए थे इस्तीफा देने, अड़े हुए थे, मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, मैंने स्वीकार कर लिया। छुपाना रहता तो नहीं बोलते, नहीं बोलते। चुनाव वो छुपाने का था ही नहीं, क्यों, वो छुप भी नहीं सकता है। इस्तीफा दिया, स्वीकार हुआ, उसका अधिसूचना जारी करते हैं सेक्रेटरी ने एक कॉपी उनको भेजा चुनाव आयोग को, फिर उसके बाद विशेष दूत से भेजा गया चुनाव आयोग, यहाँ का दिल्ली ऑफिस में उसको भेजा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको छुपाने का नहीं, इसको और बताने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए पता लगा। यकीन मानिए सरकार जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती है अभी तक बिरले ही वो चीज़ बाहर आती है, छुप जाता है, वो छुप जाता है। और सरकार यहीं पे तेजी कनिंग वाला काम करती है। बहुत ऐसा चीज़ है जो छुप जाता है और किसी को नहीं पता चलता, बहुत दिनों के बाद वो मुद्दा उठता है तो कभी उदाहरण के तौर पे आता है। तो बिल्कुल देखिए ईडी का ऑफिशियल बयान आ गया है और जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि अभी 7 तारीख तक इसी तरह झारखंड की राजनीति में जो अचानक से लगा कि भूचाल आ गया है वो शांति में तब्दील हो गई है। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की भी शांति हो सकती है। आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि पांडे जी कमेंट थोड़ा देख लीजिए कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है वो क्या आ रहा है और उस सवाल का भी जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नगर निगम चुनाव की तारीख की घोषणा क्या कर देगी? पहले इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे सहयोगी संजय रंजन जो अभी घर गए हुए हैं वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि जेएमएम, ईडी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस का भविष्य क्या है? कांग्रेस फिलहाल दुल्हा के साथ सहवाला है, लेकिन संजय को जोड़ ही लेते हैं फोन लाइन पर, आप लेकिन अगर केंद्र में सरकार बन गई कांग्रेस की तो यकीन मानिए भले ही दोस्ती हो हेमंत सोरेन से, भले ही आज वो छोटे भाई हो कांग्रेस, लेकिन वो उसी दिन अचानक बड़े भाई हो जाएंगे। फिर अगर हेमंत सोरेन के आरोपों में दम है कि ईडी कार्रवाई मोदी जी के कहने पे कर रही है, तब उस समय इनको कहना होगा कि हर कार्रवाई कांग्रेस के कहने पे हो रही है, अगर इनके पक्ष में नहीं हुआ तो कांग्रेस के अगर हाथ में, अगर इनके आरोप भी सही मान ले, अगर सही होगा तो अपने अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकती है। अगर ये सिर्फ हेमंत जी के कहने पे मैं कह रहा हूँ। तो देखिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, आपने भी देखा होगा कि ईडी की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी हो गया। कल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री अब इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और उसके बाद आज दिन भर जिस तरह से झारखंड की राजनीति में खामोशी छाई रही, आपको क्या दिखता है? इस खामोशी के पीछे क्या सचमुच में तूफान से पहले की ये शांति है या फिर अब आगे कुछ नहीं होना है? देखिए, होना तो जाहिर सी बात है कि जरूर है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है और उसके पहले की एक खामोशी है। अभी जो एक खामोशी है सनी, उसके पीछे आप चले जाइए कि काफी एक्टिविटी होने लगी थी और जिस तरीके से कल्पना सोरेन का नाम सामने आया सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद, हम लोगों ने भी काफी प्रमुखता से इस खबर को चलाई। बाकी अखबार और दूसरे जो टीवी चैनल्स और दूसरे जो और भी वेबसाइट्स वगैरह हैं उन्होंने भी ये खबर लिखी प्रमुखता से। इसी बीच खबर ये आई शाम तक उसी दिन कि राज्यपाल जो हैं वो चले गए हैं और वो तकरीबन 7 या 8 तारीख को लौटेंगे। ये दूसरी अपडेट थी उस दिन की। और रात में आखिर में जो है सीएमओ से, यानी कि मुख्यमंत्री आवास से जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे कुछ लोगों ने अखबार के दफ्तरों में और पीटीआई को जो न्यूज एजेंसी है उसको जो है एक सूचना दिया गया वहां से कि कल्पना सोरेन का जो नाम चल रहा है वो विपक्ष की साजिश है, बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक इनपुट ये दिया गया कि चूंकि लिफाफा का जो मामला अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है राजभवन में, अगर उसमें कुछ फैसला आता है तो चूंकि एक साल के भीतर चुनाव वाली जो बात है, 6 महीना के भीतर चुनाव वाली बात जो है, और उस कोई भी विधानसभा सीट पे चुनाव तभी होगा जब वहां का कार्यकाल कम से कम 1 साल बचा हुआ होगा, जिस पे बातचीत चल रही है
और इस पे बहस भी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे कि क्या ये जरूरी है। अलग अलग राज्यों में जो दूसरी परिस्थितियां बनी उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल जो एक लाइन लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि कोई भी विधानसभा में उपचुनाव तभी होगा जहां पे वह उसका 1 साल न्यूनतम जो है कार्यकाल बचा हुआ हो। तो एक संदेश ये भी दिया गया उसी रात कि अगर गांडे का जो सीट है वो जो खाली हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन ही चुनाव लड़ेंगे। आप देखे होंगे कि दूसरे दिन अखबारों में जो है खबरें छपी कि कल्पना सोरेन सत्ता में का जो चेहरा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। देखिए, दोनों तरफ से जो है खेल चालू है, एक त्रिकोणीय मुकाबला है। ईडी, बीजेपी, जेएमएम, बहुत सारे ऐसा बाउंड्रीज है कि पत्रकार जो है खुल करके नहीं बोल सकते हैं। जर्नलिज्म का अपना एक एथिक्स है, आप सामने से किसी को ये नहीं बोल सकते। लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है और पब्लिक समझती है सारी चीजों को। पब्लिक मूर्ख नहीं है, वो सारी चीजें देख रही है। और देखिए, ये पूरा खेल जो है वो परसेप्शन का भी है। आप 1-1.25 साल से देखिए ना, अगर सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बुला करके क्यों बोलना पड़ता है उनको कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हम नहीं हटेंगे और हम 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे। सदन के अंदर, सदन के बाहर विधायक दल का बैठक बुला करके। आप पिछला 1.25 साल से झारखंड की राजनीति को अगर देखिएगा सनी, तो एक तरीके से हेमंत सोरेन एक चीज तो इस्टेब्लिश करने में काफी सफल हुए हैं अपने लोगों के बीच में। खास करके अपने लोगों का कहने का मतलब है जो उनका वोट बैंक है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग में मुसलमान, क्रिश्चियन हो या फिर आदिवासी समाज के लोग हों या फिर थोड़े बहुत जो और ओबीसी को लेकर के जिस पे जो दावा रहता है गठबंधन का, उस पे अगर देख ले तो एक चीज तो जरूर हेमंत सोरेन ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि बीजेपी खास करके सेंट्रल एजेंसियों के जरिए जो है इनको काम नहीं करना चाहिए। तो सरकार का चेहरा कौन होगा, यही 5 साल पूरा करेंगे, ये तो दूसरा सवाल है। आज सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे, मोबाइल स्क्रॉल करेंगे तो लोग जो है एक चीज तो ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 साल में तो एक चीज तो ये एस्टेब्लिश कर दिए कि 4 साल के कार्यक्रम में भी सबसे पहले जब यही बोलते रहे हैं कि भाई 2 साल तो कोरोना में ही हमारा समय चला गया, हम जान बचाने में रह गए। इनके विधायक लोग इतना तक बोलते रह गए कि पहले जान बचाएं कि नौकरी दें। तो सारे जो इनके वादे थे उस पे इनका एक ही जवाब है, 2 साल कोरोना और बाकी के सालों में इनको काम नहीं करने देना। तो 4 साल तो इनका स्पष्ट खत्म हो गया इधर। अब 1 साल का समय बचा है, इसमें चेहरा परिवर्तन होगा या फिर ये 5 साल 1 साल और जो बचा हुआ है ये पूरा करेंगे या फिर जो लड़ाई है वो किस दिशा में जाएगी उसके। तो बिल्कुल देखिए, लड़ाई किस दिशा में जाएगी इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि अभी भले ही खामोशी हो लेकिन आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? डेट पे ही डिपेंड, डेट पर ही। ठीक है, आप डेट पर टिके रहिए। डेट पे हम टिके नहीं है, पूरी सरकार और राजभवन उसी पे टिकी है। अगर डेट मुख्यमंत्री के अनुसार सही हुआ तब तो लिफाफा भी नहीं खुलेगा, वो बने रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऊंच नीच हुआ तब फिर यहाँ कांग्रेस का भविष्य जगेगा। क्यों? क्योंकि नए विधायक में से एक विधायक दल का नेता चयन करना होगा। उस समय कांग्रेस कहेगी कि हम तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर मोहर लगाए थे, इस बार बैठक करके तय कर लेते हैं। तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे। अच्छा, सवाल इनका ये था कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, तो वहीं से भविष्य शुरू कर देते हैं। तो फिर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तब तो कोई कांग्रेस का भविष्य नहीं, जैसा यथावत चल रहा है। फिर कांग्रेस का भविष्य तब होगा अगर मोदी जी हट जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अभी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री हटते हैं और एग्जिस्टिंग विधायकों में से चेहरा बनाना है, तब फिर कांग्रेस बार्गेन की पॉलिसी पे आ सकती है। वो कहेंगे 9 सीटें पर मोहर लगा दीजिए, लिखित हस्ताक्षर कर लीजिए, 5वां मंत्री पद हमको दे दीजिए और डिप्टी सीएम दे दीजिए। हो सकता है स्पीकर का भी पद मांग ले कि भाई आपके पास सीएम है तो अब
इस बार मेरे हो पास। सकता है कि लोकसभा सीट पर भी हाँ, डिस्कस बोला तो हाँ 9 सीट पर वो सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल है नगर निगम चुनाव की तारीख की घोषणा क्या कर देगी सरकार 3 हफ्तों में। अभी इसमें थोड़ा सा संदेह है। संदेह हाईकोर्ट से ये आया हाँ, है। हाईकोर्ट से आदेश आया है कि 3 सप्ताह के अंदर आप नोटिफिकेशन जारी 3 महीने के अंदर आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। तो अभी क्या है कि आजसू का एक स्टैंड आया है इस पे। आजसू का ये मानना है कि फिर से अगर हाईकोर्ट का आदेश पे चुनाव हो जाएगा तो पिछड़ों की हकमारी होगी। जिस तरीके से ग्रामीण इलाके में चुनाव हुआ और 10,000 से अधिक सीट पिछड़ों के लिए जो आरक्षित होता वो नहीं हुआ, तो नगर निगम के भी चुनाव में ऐसा होगा। लिहाजा वो इस फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि भैया आप चुनाव करा लीजिए, ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए। तो उस समय झारखंड सरकार ने ये कह के बोला कि हमको परमिशन दीजिए, क्योंकि मेरा केंद्र से पैसा आने वाला है, चुनाव नहीं होगा तो पैसा रुक जाएगा और हम इसको जल्दी करा लेंगे। तो 6 महीने के अंदर तक नहीं हुआ तो उसी को आधार बनाएं। जल्दी थोड़ा कमेंट ले लीजिए। आप लोग के भी विचार सुनकर यही लग रहा है कि हेमंत बाबू उलझ गए हैं। सवाल हो तो देखिए सीएम के देखिए कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो सवाल हो। हाँ, तो ये एक सवाल है गौरव शर्मा का, वो लिख रहे हैं कि अगर ईडी अरेस्ट करता है तो क्या सीएम को पोस्ट छोड़ना होगा? हाँ, अरेस्टिंग तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसी पे बैन है। जैसे ही आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है। ओम प्रकाश पांडे जी पूछ रहे हैं कि ये सब लड़ाई में झारखंड के स्टूडेंट का क्या होगा? जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा होगी? परीक्षा अभी तो जेपीएससी वाला सिर्फ ये आया है, पर तैयारी कीजिए, परीक्षा होगी ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और तो ज़्यादातर लोग वही पूछ रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव। हाँ, अगर वो आंसू सुप्रीम कोर्ट जाती है या चुप रह जाती है उस पर डिपेंड करता है। अगर इस फैसले के खिलाफ कोई और कहीं बढ़ता है कि क्या पिछड़ों की हकमारी होगी, जो आंसू बार बार कह रही है कि अगर नहीं होगा तो पिछड़ों का अधिकार नहीं मिलेगा ट्रिपल टेस्ट, तो पहले ट्रिपल टेस्ट हो जाए फिर चुनाव हो। देवव्रत कुमार पूछ रहे हैं कि साहेबगंज डीसी की क्या भूमिका है? ईडी कल भी आई थी छापा करने के लिए। साहेबगंज डीसी एक प्रारंभिक तौर पे सस्पेक्ट के तौर पे देखे जा सकते हैं, इसी वजह से उनके यहाँ छापेमारी हुई, क्योंकि जिला प्रशासन के वो सर्वे सर्वा होते हैं और उस क्षेत्र में इलीगल माइनिंग हो रही है जैसा ईडी दावा कर रही है, तो उसके लिए उनको जिम्मेदार उस समय माना गया होगा, तभी उनके यहाँ छापेमारी हुई। और छापेमारी के बाद जो मान लीजिए बंदूक ये गोली बरामद हुई या नगद, वो अलग अलग है। अब ईडी केस नहीं कर सकती है आर्म्स एक्ट का। आर्म्स एक्ट का लोकल थाना में ही केस करना होता है, तो वहाँ पे संभवतः करेंगे और बाकी उनसे पूछताछ करेंगे कि पैसा कहाँ है। ऋषभ श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार का नेतृत्व बदलता है तो नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी? वो तो नई सरकार पे ही डिपेंड करता है। सरकार अगर नियुक्ति प्रक्रिया जैसे ही मान लीजिए कि अगर हेमंत नहीं रहते हैं सीएम, मान लीजिए कोई और ही सीएम रहता है, तो सरकार तो जेएमएम की ही रहेगी। और हेमंत जी या जो नई मुख्यमंत्री बनेंगे वो क्यों चाहेंगे कि कोई फेरबदल हो, वो तो चाहेंगे कि नियुक्ति हो। सौम्य कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि गवर्नर का लिफाफा अभी तक नहीं खुला है, इस पर क्या जेएमएम आने वाले टाइम में पीई कोर्ट में नहीं जा सकती है? हाँ, जा सकती है, लेकिन वो सब घटना घटने के बाद, क्योंकि गवर्नर का पोस्ट, राष्ट्रपति का पोस्ट ऐसा होता है कि उस पे आप डायरेक्ट कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता। स्पीकर का पोस्ट, लोकसभा अध्यक्ष का पोस्ट, ये सब ऐसे पोस्ट होते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप इतने दिन में खोलिए। हालांकि इस तरीके का एक मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ की सरकारें गई थी कि हमने कई विधेयक भेजे और लगातार ये पढ़ ही रहे हैं, उस पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। देखिए संजीव रवानी जी बड़ा टेक्निकल बात लिखे हैं, वो लिख रहे हैं कि द डेट फ्रॉम विच द सैलरी ऑफ एमएलए स्टार्ट विल बी कंसीडर एज द डेट ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ये अगर मानेंगे तो क्या जब मुख्यमंत्री शपथ ले लिए हैं 29 तारीख के, शपथ लेने के बाद सैलरी शुरू हो जाता है? हाँ, तो वो तो सही लिखे हैं। हाँ, तो 29 तारीख का वो डेट हुआ, लेकिन विधायकों ने शपथ लिया है 5 को, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण या विधायकों का शपथ ग्रहण? मतलब विधानसभा में विधायक जो शपथ लिए
तो विधायकों वो की 5 सैलरी तारीख। 5 से शुरू हुई है। ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं स्पीकर को टेक्निकल बात अच्छी हाँ बात लिखी। नहीं, मैंने तो अपने शुरुआती बार बोले थे कि चुनाव आयोग से भी यही कहा गया कि जिस दिन से सैलरी होगा उस दिन से हम मान लेंगे। लेकिन इस तरीके का पुणे में एक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 1.5 साल खाली होने के बाद भी एमएचए का हवाला देके वहां चुनाव आयोग नहीं कराई चुनाव। 1.5 साल समय था। सुनील महतो जी पूछ रहे हैं कि गांडे में उपचुनाव हुआ तो क्या जयराम महतो अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं? ये तो अब जयराम महतो पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डुमरी में उपचुनाव हुआ और वो उनकी पार्टी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हो सकता है गांडे में भी ना दिखाएं। मुझे ऐसा लगता है आगे तो जयराम महतो पे डिपेंड करता है। आलोक तिवारी जी लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी चाहते हैं टालते रहें और इसे खुद को प्रताड़ित दिखाकर सहानुभूति लें। ये तो पॉलिटिक्स का एक तरीका है, स्किल है। अगर ये इन्हीं के बातों को मान लें तो हेमंत सोरेन वो स्किल डेवलप्ड हैं पॉलिटिक्स में। गांडे सीट का अब क्या होगा? दिव्य प्रकाश तिवारी जी लिख रहे हैं सरफराज अहमद जी अब क्या करेंगे? ये मुझसे सवाल पूछे लेकिन आप जवाब दे दीजिए। सरफराज अहमद जी राज्यसभा का इंतजार करें, यही है कि वहाँ पे राज्यसभा शायद उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि वो कांग्रेस के रहे हैं, फिलहाल जेएमएम के हैं, तो दोनों के चहेते हैं। तो देखिए दिव्य प्रकाश जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद 3 खबरें एक साथ निकल के सामने आई सूत्रों के हवाले से। एक तो वही कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरी खबर ये निकल के सामने आई कि हो सकता है कि गिरिडीह लोकसभा से जो है सरफराज अहमद चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरी बात ये भी सामने आई कि राज्यसभा वो जा सकते हैं। लेकिन कल जब वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर जा रहे थे, मैंने पूछा, हालांकि मैं जोर से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि भीड़ बहुत थी, मुझे लगा कि उन तक आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन वो इस सवाल से इतने इरिटेट हो गए हैं तो वो मुझे बोले कि मैं आपसे पूछकर थोड़ी ही दूंगा, मेरी मर्जी, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन उसके बाद जब निकले तो उन्होंने बढ़िया से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और बैठक में जब सत्ताधारी दल के विधायक की बैठक थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच में उन्हें बैठाकर उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद की कुर्बानी को झारखंड याद रखेगा, गठबंधन याद रखेगा। अब आगे कई और सवाल हैं। अंदर और कुछ सरफराज अहमद से बातचीत हुई मुख्यमंत्री की आपके पास? हाँ, वो तालियों से उनका स्वागत किया गया, ये दिखाने के लिए कि कोई नाराजगी नहीं है, ये एक प्लान का हिस्सा है इनका इस्तीफा दिलाने का। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो मैंने आज सारी बातें रखी वो सारे विधायकों के सामने नहीं रखे, क्योंकि वो कहे कि वो लीगल टीम है, वो देख रही है। लेकिन यही है डेट का इशू, इसी वजह से वो एक रिजर्व सीट कराया मुख्यमंत्री ने अपने लिए, कल्पना सोरेन के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। वो सिर्फ त्यागपत्र दिए हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन ये त्यागपत्र काम आएगा भी कि नहीं आएगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। अगर लिफाफा नहीं खुला डेट की वजह से तो वो सीट खाली ही रह जाएगा। टुनटुन राय जी लिख रहे हैं कि गांडे में जनता के साथ छल नहीं किया जेएमएम ने। अब ये तर्क का विषय है कि अब उनको जनता से पहले जनमत संग्रह करना था इस्तीफा देने से पहले ये, लेकिन आमतौर पे इस तरीके से करते हैं लोग, ये कोई पहली बात नहीं है। कई विधायकों ने इस्तीफा दिया है इससे पहले भी और उस तरीके का चीज़ हुआ है। जैसे आपको याद होगा झारखंड में ही जब पहली सरकार बनी थी, बाबूलाल मरांडी के लिए रामगढ़ सीट खाली की गई थी इस्तीफा देकर, तो फिर वहाँ से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़े और विधायक बने और मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहे। आलोक तिवारी जी फिर से कमेंट किए हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या इस्तीफा से पहले सरकार कानूनी पहलू से वाकिफ नहीं थी? इस्तीफा से पहले कानूनी पहलू से वाकिफ थी, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिलाया। मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था एबीपी न्यूज़ पर विधानसभा अध्यक्ष का, आपने भी किया था। वो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने बताया पूरा कैलकुलेशन करके, और उन्होंने कहा कि मुझे जितनी जानकारी है विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कि चुनाव हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से उनकी भी पूरी लीगल टीम सीएम की ये तय कर ली कि हाँ भाई इनका काम हो सकता है, वहाँ चुनाव हो सकता है, तभी इस्तीफा दिलाया गया। राघव मिश्रा जी लिख रहे हैं कि क्या लिफाफा खुलने के बाद सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। देखिए, सिर्फ डिबार करने का ताकत और गिरफ्तारी का ताकत कोर्ट को ही है और किसी को नहीं। किसी की सदस्यता आप ले सकते हैं, मान लीजिए वो पावर है, चुनाव आयोग या कह ले या गवर्नर हाउस कह ले है, लेकिन आप डिबार भी नहीं कर सकते और अरेस्टिंग भी नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ न्यायालय में ही तय होगा। अब ये पूछ रहे हैं प्रमोद महतो जी
कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि सीएम का चेहरा बदलना रहे और चुनाव नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है इंडिया अलायंस से? इंडिया अलायंस से अब तो जिसको बाबा तय करेंगे, जिसको हेमंत सोरेन तय करेंगे, जिसको सभी विधायक तय करेंगे। विधायक तो सब जो गुरुजी कहेंगे वही तय होगा। और जेएमएम ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो कहेंगे कि जो हमारे नेता है वहीं सबके नेता हैं। वहाँ पे फिर बार्गेन पॉलिसी में आएगी कांग्रेस। ये धूपेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी अच्छे से जान रहे हैं कि जेएमएम और सोरेन परिवार का यह आखिरी मौका को खोना नहीं चाहते हैं हेमंत बाबू, क्योंकि यह पर्दे के पीछे वाला भी चेहरा लोग जान चुका है। आज के दिन यदि बिना चप्पल, जूता, स्वास्थ्य, शिक्षा से केवल कोई वंचित है तो केवल आदिवासी और झारखंड का मूलवासी ही है। आदिवासी सरकार हेमंत बाबू को भी लगता है कि सोरेन परिवार खुश तो पूरा आदिवासी खुशहाली का लहर। ये इनका व्यक्तिगत सोच है, लेकिन चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि इनके जो बात कर रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं। अगर ये कह रहे हैं, इनकी बात को ही थोड़ी देर के लिए मान लें और हेमंत जी फिर से जीत कर आते हैं और 28 रिजर्व सीटों में फिर से 26-27 जीत कर आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बेहद खुश हैं उनसे। एक सवाल है कि इतने करतूत संगठित लूट में हेमंत सोरेन को तनिक भी सिकन नहीं हुई। अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और साक्ष्य मिल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो ये देखिए, जब तक न्यायालय से कोई कन्विक्ट नहीं होता तब तक वो आरोपी ही रहता है। ये अलग विषय है कि हमारे लोकतंत्र में तो न्यायालय से कन्विक्ट होने के बाद भी नेता नेता ही रहता है, उसको कोई नहीं मानता कि वो चोर है। तो ये अभी तो अगर प्रथम दृष्टिया ही मान ले तो ये सिर्फ आरोपी हैं। न्यायालय तय करेगा कि ये आरोप इन पे लगे हुए सत्य हैं या नहीं है। राजेश कुमार लिख रहे हैं कि बीजेपी से जेएमएम गठबंधन कर ले तो कांग्रेस का क्या होगा? बीजेपी से जेएमएम गठबंधन कर ले तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। ऐसा हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसा कुछ। ऐसा लोग उस समय भी कहते थे जब जेबीएम को 18 सीट आया था, जेएमएम को 18 सीट आया था और बीजेपी को, लेकिन दोनों मिलकर बना। में ऐसा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लड़ते हुए दिख रहे हैं, साथ साथ संबंध नीतीश कुमार और लालू यादव भी लड़ते हुए दिखते थे, गए फिर आए फिर गए। तो ऐसा होता है, राजनीति स्वार्थ का काम है, सत्ता पे बैठने का काम है। उसके लिए हर बलिदान, हर त्याग, हर अहंकार, हर दुश्मनी को भुला सकते हैं नेता कभी भी। कई और लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। रवि गुप्ता लिख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री गलत नहीं है तो ईडी का सामना क्यों नहीं करते हैं? वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है ताकि लोगों को बताना, और इनका स्ट्रेटेजी इतना फ्रूटफुल रहा कि 2 राज्य के अलग अलग नेता भी इसका कॉपी कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी और तेजस्वी यादव भी। ये धर्मराज प्रधान जी लिख रहे हैं कि बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है तो फिर सरकारी भवनों या सरकारी टेंडर में कैसे काम हो रहा है? ये तो सवाल उठता ही है क्योंकि मतलब भ्रष्टाचार। हाँ, ये बालू के मुद्दे पर सरकार उस तरीके से नहीं आई। हालांकि अभी करना भी चाह रही थी 7 जगहों का टेंडर, फिर भी उसको वापस ले लिया गया। तो बालू कहाँ से आ रहा है और सरकार को राजस्व कहाँ से आ रहा है, या चोरी के बालू से निर्माण हो रहा है, तो ये थोड़ा तो सरकार को इस पर संजीदा होना चाहिए। रवि कुमार दांगी जी लिख रहे हैं कि ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है? ईडी का अगला कदम सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, या तो वो न्यायालय जाकर मुख्यमंत्री के लिए अरेस्ट वारंट का प्रे करें, या फिर अपनी जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट में मुख्यमंत्री को दर्ज करे। सुमित मंडल जी लिख रहे हैं कि ईडी का ऑफिशियल बयान क्या है? ऑफिशियल बयान शुरू में हम लोग बता चुके हैं। आप एक बार जब वीडियो ख़त्म हो तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगम चुनाव को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्या? झारखंड सरकार भी जा सकती है, आसू पार्टी भी जा सकती है। आसू पार्टी का ये तर्क है कि पिछड़ों का हकमारी हो जाएगा, उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार ने एफिडेविट दे के कहा था कि हम ट्रिपल टेस्ट करा लेंगे बहुत जल्द, लेकिन वो नहीं कराएं। तो इस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार भी जा सकती है। रंजन यादव जी लिख रहे हैं कि आदिवासी सीएम बीजेपी वालों को आंखों में खटकता है। हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, पब्लिक है सब जानती है, बीजेपी वालों को करारा जवाब मिलेगा। जोहार।
इनका अपना राय है, तो ये राय पे तो कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। प्रकाश चंद्रवंशी जी बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी क्या? नहीं, अब तो फिलहाल वो इस सेशन में 5वीं विधानसभा का मामला जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, अब इसमें नहीं बन पाएंगे वो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जयदीप जी का। ये लिख रहे हैं कि सरफराज अहमद जी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उन्होंने बीच में ही खुद से छोड़ दिया, तो उनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वो माना जाता है कि पेंशन के हकदार हैं, और जितना, क्योंकि आप नौकरी करते हैं तो आप सिर्फ वेतन के हकदार होते हैं, पर वो जो पेंशन वाला मुद्दा होता है वो मान लीजिए भानु प्रताप शाही जी के जो पिताजी थे वो भी मंत्री बने थे कुछ दिनों के लिए, ना वो चुनाव लड़े ना वो, लेकिन फिर भी उनको पेंशन मिलता था। वो एक अधिकार है, क्योंकि पेंशन को आमतौर पे जोड़ा जाता है कि भाई जब शरीर काम ना कर पाए, जब लोगों के पास काम करने को नहीं हो, धन का साधन नहीं हो, तो भी परिवार चलाने और जीने का अधिकार होता है पेंशन, तो वो हक मिलता है। और ऐसे भी उसके लिए तो वो टेंशन में नहीं होंगे, क्योंकि वो कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। लोकसभा से भी उनको पेंशन मिलेगा और झारखंड विधानसभा से भी मिलेगा। ये मुख्यमंत्री जी एक लिख रहे हैं संजय सिंह कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जिन्होंने शपथ 29 को लिया था वो मंत्री पद का था, लेकिन विधायक के रूप में विधानसभा सदस्यता की शपथ सभी ने 5 जनवरी को लिया था। इस संबंध में क्लियर कीजिए। हाँ, ये सही बात है कि 23 तारीख को मतों की गिनती हुई थी और 23 तारीख को शाम तक ये क्लियर हो गया था कि राज्य में अगली सरकार हेमंत सोरेन की सरकार होगी। 29 तारीख को रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस के तरफ से रामेश्वर ओरांव और आलमगीर साहब, ये 3 मंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। तो वो 29 माना जाएगा या 5 तारीख माना जाएगा, ये थोड़ा कठिन है फिलहाल कह पाना, क्योंकि मैंने कई वकीलों से बात की, 35-38 वकीलों से बात की, रांची से लेकर दिल्ली तक बात की, सबकी राय उसमें अलग अलग है। चुनाव आयोग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने 5 तारीख वाला को ही सही बताया कि 5 तारीख वाला ही मान्य होगा। आलोक जी पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी जगह से कोई राहत नहीं मिली, ईडी के समन को नकारते रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और संवैधानिक संकट को जन्म देने वालों पर केंद्र को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब क्या दे सकते हैं? केंद्र सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी मुद्दे पर। वो हाँ, वो गवर्नर कर सकते हैं। गवर्नर को जिस तरह से बाबूलाल ने कल चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि भाई यहाँ संवैधानिक संकट आ गया है, नहीं आ नहीं गया, आ सकता है। हाँ, तो लेकिन वो गवर्नर पे डिपेंड करता है। गवर्नर के पास तो इतना पावर है कि वो पूरी सरकार को चाहे तो खड़े खड़े बर्खास्त करते हैं। उनके पास वाजिब रीजन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर सिर्फ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर वो निर्णय की समीक्षा अदालत में हो सकती है। ठीक है। प्रकाश लाल जी पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन मतलब पूर्व में ही कोर्ट से जमानत ले सकते हैं क्या? एंटीसिपेटरी बेल मुख्यमंत्री और उनके लीगल टीम तो पूरी ये मान कर चलिए उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होगी तो फिर सकते हैं कि नहीं? संभावना पर नहीं, बेल क्यों लेंगे जब गिरफ्तारी होगी नहीं? एंटीसिपेटरी बेल, अभी जो मामला केस नहीं होता है, जब तक चार्जशीटेड नहीं होता तब तक कोई एंटीसिपेटरी क्यों लेगा? चार्जशीटेड होने के बाद एंटीसिपेटरी के लिए वो फाइल कर सकते हैं। रवि जी का सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो कानूनी तरीके से उनको क्या झारखंड में सहानुभूति मिलेगी या वे एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी राजनीतिक डेथ होगी? क्या राय है आपकी, जानना चाह रहे हैं? वो तो 24 का चुनाव ही बता पाएगा कि उनको सहानुभूति मिलती है। फिलहाल तो सहानुभूति दिख रहा है, अभी नहीं कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग एक दिन में 10,000 20,000 आदमी से मिलते हैं, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन 4 करोड़ है, वोटर 3 करोड़ हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। सीटों की संख्या भी मायने रखती है। कई जगह होता है कि बहुत अच्छा वोट ला के भी, जैसे बीजेपी पिछले चुनाव में अकेला 50 लाख वोट लेके आई थी, और तीनों दल मिल के 52 लाख ले आए, लेकिन सीट इनके पास ज़्यादा आई तो सरकार इनकी बनी। तो ये मानना जाना चाहिए कि लोग ज़्यादा प्रेफर किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। विनय जी पूछ रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कि ईडी वाले मामले में सीएम की गिरफ्तारी हो जाए और सीएम अपने से इस्तीफा नहीं दे तो क्या सरकार में कोई परिवर्तन होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके का एक
सवाल का रेफरेंडम जनमत संग्रह में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है कि क्या अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल चले जाएं तो जेल से सरकार चलाएं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल इस पार्टी का पॉलिटिक्स है कि वो एक जनमत संग्रह कर रही है कि भले आप लीगली हमको भेज दीजिए जेल, लेकिन आज भी जनता मेरे साथ है और ये है रेफरेंडम। सर्वाधिक जनता ने कहा है कि हम जेल से ही चलाएं। अभी हालांकि रेफरेंडम का रिपोर्ट नहीं आया जनमत संग्रह का, पर वैसा है। लेकिन ये मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, जिस तरीके से मैं हेमंत सोरेन को जानता हूं, कि अगर ऐसी नौबत आ जाएगी जेल जाने, तो वो जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। मुजाहिद शेख जी पूछ रहे हैं, ये बड़ा आगे का सवाल है कि क्या दुमका लोकसभा सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं? नहीं, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी का सीट है और वो क्या कहता है उड़ीसा से हैं, तो रिजर्वेशन अपने माँ पिता से होता है, ससुराल पक्ष से नहीं। हाल में अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया, तो वो क्लेम नहीं करेंगी सर्टिफिकेट यहाँ से जाति प्रमाण पत्र का लेने का, लिहाजा नहीं लड़ सकती। अब इनका सवाल मैं नहीं किया है, फिर भी कर देता हूँ कि वो सीता सोरेन पर सवाल उठाएंगे। तो सीता सोरेन के मामले में फिर वही है कि न्यायालय के सामने कोई गया नहीं हो अभी तक, उनके बात किसी ने चैलेंज नहीं किया, या कोई न्यायालय का ऐसा कोई फैसला हो या कानून का ऐसा कोई फैसला हो कि शादी के इतने वर्षों बाद आप वहाँ के। एक जानकारी मुझे आप दीजिए कि जैसे कि न्यायालय में क्या कहकर चुनौती दिया जाएगा। जैसे कल्पना सोरेन यहाँ एसटी कैटेगरी में है, तो उड़ीसा में भी वो एसटी कैटेगरी में होगी? नहीं, वो इशू नहीं होता है। तो? आप क्लेम कर सकते हैं जहां आपके माता पिता और आपका बॉर्न है। बिहार का कोई आदमी आ जाए, मान लीजिए उसके माता पिता आए और यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और वो जाति प्रमाण पत्र जब बनाने जाएंगे तो हो सकता है अधिकारी रिफ्यूज कर जाए। अभी हाल फिलहाल में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला भी आया, एक बच्ची ने एग्जाम दिया, सब कुछ में क्वालिफाई हुई, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जेएसएस ने कहा कि हम आपको नहीं मान सकते झारखंडी, क्योंकि वो बिहार में भी ओबीसी थी, यहाँ भी ओबीसी है। लेकिन क्या दिक्कत था? ये नियम है कि आप क्लेम माता पिता के बर्थ प्लेस के लिए ऐसा होगा? नहीं, माता पिता जहां का ओरिजिन होंगे वहीं का क्लेम कर सकते हैं आप माता पिता, ससुराल के मतलब सास ससुर के नहीं। इसीलिए हो रहा है क्योंकि कई जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग जातियों को अलग अलग कैटेगरी में भी रखा गया है। हाँ, वो हो सकता है, वही तो मुद्दा बना समरी लाल का कि समरी लाल राजस्थान के हैं, तो इसलिए यहाँ का जांच में उनका सर्टिफिकेट को बता दिया गया फर्जी। लेकिन उसमें भी कानून है कि 1950 या उससे पूर्व का आने वाला, तो वो कानून है। तो जो कल्पना सोरेन जी हैं, वो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विवाह उपरांत ही आई हैं, तो वो रिजर्व कैटेगरी की सीट पर फाइट करेंगे। हाल के दिनों में कुछ मैं चर्चा सुना था कि शादी के इतने साल के बाद फिर वो नहीं, वो मैं नहीं पढ़ा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि शादी के 25 साल बाद या कितने साल के बाद, अगर वैसा कोई है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं उसके बारे में जानकारी नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि आप सिर्फ पति के आधार पे आप वहाँ का क्लेम नहीं कर सकते सर्टिफिकेट। अभिनव कुमार सिंह लगातार सवाल एक पूछ रहे हैं कि यह लिफाफा है या झारखंड सरकार की किस्मत? झारखंड सरकार की कहना मुश्किल होगा, हेमंत सोरेन जी की किस्मत कह सकते हैं। प्रकाश लाल जी लिख रहे हैं कि यदि जेएमएम की नाराज विधायक बीजेपी को समर्थन कर दे तो बीजेपी सरकार बना सकती है क्या? वो फिर स्पीकर पे डिपेंड करेगा वोटिंग के दिन कि अगर एक झटके में सबकी सदस्यता खत्म कर देंगे स्पीकर, तो वोटिंग का 42 से कम आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात है जिसके पास बहुमत है वही सरकार में है। अच्छा, दिनेश यादव जी पूछ रहे हैं, ये सवाल अब देश का लगभग हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि ईडी बीजेपी विधायक के यहाँ छापा क्यों नहीं मारती? ये तो सवाल सभी कोई कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, उसमें से एक है, जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये बता दूं, निर्भया शाहबादी दारू मामले में जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनके वहाँ छापेमारी हुई थी। महेश प्रधान जी लिख रहे हैं, ये सवाल अभी तक नहीं आया था, क्या झारखंड में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? वो इसी परिस्थिति में हो सकता है कि कोई क्लेम करने न आए कि मेरे पास बहुमत है। मान लीजिए सपोज टाइम कि आज मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है, वो इस्तीफा भी दे देंगे, तो वहाँ पे कोई जेएमएम नया अपना विधायक दल का नेता चुनेगा, कांग्रेस उस पर सहमति देगी, आरजेडी सहमति देगी, वो क्लेम करेंगे कि बहुमत हमारे साथ है।
और राजभवन ये नहीं कह सकता कि आपके पास बहुमत है। आपको याद होगा 13 दिन की सरकार भी इसी तरह गुरुजी बाबा पे बनी गिर गई थी, क्योंकि वो मामला फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला जाएगा। तो इसलिए आमतौर पे अब वो गवर्नर कोई नहीं वैसा करना चाहेगा। अगर बहुमत है तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर ये कह सकते कि टीआईपी परेड करा दे, मतलब हमारे सामने परेड करा दीजिए, विधायकों की संख्या वो गिन लेंगे और फिर उसके बाद विधानसभा में उनको बहुमत साबित करने का निमंत्रण देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लाइव में जुड़े रहे और हम लोगों ने तमाम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।